हेलो एवरीवन। आज डीएनए में हम दो आर्टिकल करने वाले हैं। एक है माओइज्म से रिलेटेड कि कैसे अभी सीपीआई माओइस्ट के जो आइडियोलॉजिकल हेड हैं उन्होंने बात की है कि मतलब जो माओइस्ट मूवमेंट्स है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। जो माओइस्ट लीडर्स हैं वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वो सीज करना चाह रहे हैं। और दूसरा आर्टिकल इज विथ रिस्पेक्ट टू जो हेरिटेज पॉलिसी में हमको शिफ्ट देखने को मिला है। तो लेट अस कम टू आवर फर्स्ट आर्टिकल विच इज रेड सनसेट। रेड सनसेट ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है एंड दिस इज अबाउट माओइस्ट मूवमेंट ऑन डिक्लाइन। माओइस्ट मूवमेंट ऑन डिक्लाइन। अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है। एमवी राव कौन है? एमवी राव सीपीआई माओइस्ट जो कि एक बैंड आउटफिट है उसके आइडियोलॉजिकल हेड है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करने वाली, को परपेट्रेट करने वाली जो एक ऑर्गेनाइजेशन है सीपीआई माओइस्ट, जो कि एक बैंड आउटफिट है, उसके ये आइडियोलॉजिकल हेड है। इन्होंने सबसे पहले लेटर लिखा सरकार को ये कहते हुए कि हम क्या करना चाहते हैं, ये जो आर्म्ड स्ट्रगल जो 50 साल 60 साल से हम चला रहे थे 1967 से, जो नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था, उसको हम सीज करना चाह रहे हैं। तो शुरू में कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है र्यूमर है, मिस इन्फॉर्मेशन है, किसी और ने भेजा हो, लेकिन अभी हमको क्या देखने को मिला है, ये लेटर दोबारा से आया है और ये अब सर्टेन कर लिया गया है, ये लेटर एमवी राव की ओर से ही आया है। एमवी राव इसमें क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आई वांट, मतलब नॉट जस्ट मी बट ऑल्सो वेरियस लीडर्स ऑफ द फैक्शन, वेरियस लीडर्स ऑफ द माओइस्ट मूवमेंट, दे आर ऑफ द व्यू कि अब हमको ये जो आर्म्ड स्ट्रगल है उसको सीज करना पड़ेगा। आर्म्ड स्ट्रगल है उसको सीज करना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से वो सरेंडर की बात कर रहे हैं। सरेंडर की बात कर रहे हैं। इसके क्या रीजंस हैं? इसके रीजंस ये हैं कि अभी 2025 में हमको क्या देखने को मिला है। अकेले 2025 की बात करें तो करीब करीब 270 माओइस्ट, 270 माओइस्ट को इंडियन फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया है, कर दिया है। इसके अलावा 680 माओइस्ट हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी 1225 माओइस्ट थे, उनको सरेंडर करवा दिया गया है या वो खुद सरेंडर कर दिए। तो ये एक बड़ा झटका पड़ा है किसको? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को इंडिया में। साथ ही साथ आपने ये न्यूज बार बार सुनी होगी कि इंडिया के जो होम मिनिस्टर है उन्होंने एक डेडलाइन तय कर दी है सरकार के लिए। वो क्या है? अगले साल के मार्च 2026 तक होम मिनिस्टर का ये कहना है कि इंडिया को वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से पूरी तरीके से फ्री कर देंगे। तो आज के सेशन में हम जानते हैं कि ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता क्या है। शॉर्ट में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम माओइज्म भी कहते हैं। माओइज्म भी कहते हैं और इसी को हम नक्सलिज्म भी कहते हैं, नक्सलवाद। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? ये एक तरीके से सर्वहारा की लड़ाई है, मतलब ये क्लास स्ट्रगल पे बेस्ड है और ये शुरू हुई थी बंगाल के एक गांव से जिसका नाम था नक्सलबाड़ी। इसीलिए उस गांव के नाम पे ही हम इसको इंडिया में नक्सलिज्म भी कहते हैं। दूसरी चीज क्या? इसको माओइज्म भी कहते हैं। माओइज्म क्यों? क्योंकि जो चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर थे माओ जेडोंग, उससे भारतीय कम्युनिज्म काफी प्रभावित रहा था, इसीलिए इसको माओ की विचारधारा भी कहा जाता है, इसीलिए माओइज्म भी कहते हैं। और इसको साथ ही साथ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये क्या करता है? ये गरीबों के हक की बात करता है, जो ट्राइबल्स हैं उनके हक की बात करता था। लेकिन हक की बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये क्या किस स्तर तक चला जाता था कि ये वायलेंस को भी जस्टिफाई करने लगता था। तो ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है या नक्सलवाद है, ये 1967 में नक्सलबाड़ी, जो कि बंगाल में एक गांव है, वहां से ये शुरू होता है। और ये शुरू क्यों होता है? इसके कई कारण हैं। क्योंकि जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं या जो पेजेंट्स होते हैं, जो किसान होते हैं, भूमिहीन किसान होता है, उनको एक झटका मिलता है। कैसे झटका? इसलिए मिलता है क्योंकि इंडिया में जो लैंड रिफॉर्म जो नेहरू जी लाते हैं वो समहाउ फेल कर जाते हैं। प्लस इनका जो सोशो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है वो भी बढ़ता जाता है। प्लस जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो इनको अब भी आजादी के बाद भी इनका एक्सप्लॉयटेशन करते रहते हैं। तो ये सब कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो ये भूमिहीन किसान हैं, जो ट्राइबल्स हैं, वो क्या करते हैं? वो हथियार उठा लेते हैं। किसके विरुद्ध? जो लैंडलॉर्ड्स हैं। ठीक है, और वहां से हमको ये क्लास स्ट्रगल बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और फिर ये धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगता है। सो मच सो कि 2000 ऑनवर्ड्स, 2000 से 2010
ये आपका पीक पीरियड रहता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या माओइज्म का इंडिया में। और ये रन कहां से कहां तक करता है, ये आपको ऑलमोस्ट नेपाल से लेके केरला तक रन करता है। इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इसी क्षेत्र को हम रेड कॉरिडोर कहते हैं। तो रेड कॉरिडोर आपसे पूछा जाए क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, रेड कॉरिडोर वो एरिया है जो वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित रहा है। ठीक है, इसी को हम लाल गलियारा भी कहते हैं या रेड कॉरिडोर भी कहते हैं। रेड कॉरिडोर है, उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेच है वो आपका सन 2000 से 2010 तक रहा है। इसमें करीब करीब 100 के ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स थे जो रेड कॉरिडोर में आते थे। और ये कहां से कहां रन करता था, ये प्रेजेंट डे नेपाल से लेके आपका आज के मतलब जो केरला है वहां तक ये रन करता था। अभी हाल के दिनों में क्या देखने को मिला है, अभी हाल के दिनों में हमको ये देखने को मिला है कि हाल के दिनों क्या हाल के वर्षों में हमको ये देखने को मिला है कि गवर्नमेंट जो है वो काफी प्रोएक्टिव हो गई है। गवर्नमेंट क्या हुई है, बहुत प्रोएक्टिव हो गई है LWE को न्यूट्रलाइज करने में, इसको खत्म करने में। देखिए 1967 में जब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म शुरू हुआ है तो जो भारत सरकार है, जो तमाम राज्य सरकारें हैं, वो इस पूरे प्रॉब्लम को किस तरह लेती थी, वो इसको एक सिक्योरिटी रिलेटेड इशू लेती थी कि भाई 4 लोग हथियार लेके आए हैं तो हम भी क्या करते हैं, फोर्स भेजते हैं और पूरे मामले को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन सेकेंड ARC बाद की सरकार है और सेकेंड ARC धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता गया है, हमको क्या रियलाइज हुआ है, भारत सरकार को यह रियलाइज हुआ है कि भाई ये सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट नहीं है, इसके कई आयाम हैं। मतलब जो ये माओइज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, वामपंथ उग्रवाद, ये फैला है, ऐसा नहीं है कि बस एक सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है, इसके कई आयाम हैं। लैक ऑफ डेवलप, मतलब कई क्षेत्रों में विकास का नहीं पहुंचना, ट्राइबल्स जो हाशिए पे हैं उनका मुख्य धारा से ना जुड़ना, लैक ऑफ गवर्नेंस या गवर्नेंस का वैक्यूम होना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम शहरों में देखते हैं उसका अभाव, मतलब जो बेसिक सड़क है, जमीन है या आपका अस्पताल है, स्कूल्स हैं, इनका अभाव, ये सारे कई रीजंस हैं जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है बहुत तेजी से पूरे भारत में फैलता दिखता है। तो 1967 में जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई है तो खाली इसको सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट की तरह देखा जाता था, लेकिन बाद की सरकारों ने इसको ठीक से एनालाइज करना शुरू किया और सेकेंड ARC जो सरकारी डॉक्यूमेंट है जिसकी अध्यक्षता वीरप्पा मोइली ने की थी, वहां से हमको ये पता चलता है कि अब सरकार की कॉन्शियसनेस में आ गया है कि ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की समस्या है ये सिर्फ एक सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट नहीं है, इसके डेवलपमेंट के भी एस्पेक्ट हैं, क्योंकि डेवलपमेंट का अभाव रहा है, गवर्नेंस का वैक्यूम रहा है, साथ ही साथ जो ट्राइबल्स हैं वो इंटीग्रेट नहीं हो पाए हैं। ठीक है, ट्राइबल्स हैं वो इंटीग्रेट नहीं हो पाए हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी में। इसके अलावा करप्शन एक मेजर मुद्दा रहा है जिसकी वजह से लोगों में एक रोष आया और ये क्लास स्ट्रगल या जिसको हम कहते हैं सरवारा की लड़ाई हमको भारत में देखने को मिलती है। अब दूसरी चीज है, जब सेकेंड ARC या बाद की सरकारों ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं है, इसके कई आयाम है, तो गवर्नमेंट ऑब्वियस सी बात है जब आपने बीमारी डायग्नोज कर ली तो आप दवाई भी सही देने लगेंगे। तो सरकारों ने क्या किया, मतलब नॉट जस्ट दिस गवर्नमेंट बट प्रीवियस गवर्नमेंट, वो एक होलिस्टिक प्लान की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं। होलिस्टिक प्लान का मतलब क्या हो गया कि जैसे गवर्नमेंट है, लास्ट 10 ईयर्स में हमने ये देखा कि गवर्नमेंट जो है उसको ये रियलाइज हुआ कि भाई हमको सिर्फ सिक्योरिटी मतलब बस CRPF को बस्तर में दंतेवाड़ा में नहीं रखना है, हमको क्या करना है, हमको वहां पे रोडें भी बनानी है, हमको वहां स्कूल्स भी बनाने हैं। ठीक है, हमको ये जो छोटे छोटे कस्बे हैं, जो गांव हैं छोटे छोटे, जो 60 साल बाद 70 साल बाद भी जो कैपिटल सिटीज हैं या पास के बड़े शहरों उससे कनेक्टेड नहीं है, उनसे जोड़ना है। तो सरकारों ने क्या किया, एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाना शुरू किया। इस मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच में क्या है, कई सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाना शुरू कर दिए। साथ ही साथ सरकारों ने आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे खासा जोर दिया है। अब वहां पे रोड्स बनाई गई हैं, वहां पे स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, वहां पर हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, साथ ही साथ सोशल वेलफेयर स्कीम्स भी चलाई जा रही हैं। सोशल वेलफेयर स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, मनरेगा हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, आपका ग्राम सड़क योजना हो गया, इस टाइप की कई स्कीम्स हैं जिसके बेनिफिशियरीज पहले ये नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब इसकी बेनिफिशियरीज होने लगे हैं। साथ ही साथ सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं वो भी
मजबूत कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट मतलब जैसे कोबरा कमांडोज हैं सीआरपीएफ के, मतलब ये एक स्पेशल बटालियन है जिनको रेज किया गया है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से फाइट करने के लिए। इसके अलावा सरकार जो है सरेंडर कम रिहैब स्कीम भी चलाई है। मतलब सरकार का ये कहना है कि भाई जो भूले भटके युवा हैं, जो पहुंच गए हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की चपेट में, वो क्या करें, वो भाई अपना हथियार रखें और दोबारा से मुख्य धारा से जुड़े। तो सरकार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको क्या देखने को मिला? हमको ये देखने को मिला है कि एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, क्योंकि उसने समझ लिया कि बीमारी की जड़ क्या है, तो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच के माध्यम से सरकार ने अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको री-स्ट्रैटेजाइज किया। पहले ये सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में पड़ती थी, लेकिन अब क्या है, डेवलपमेंट को बेटर करना, गवर्नेंस का वैक्यूम है उसको भरना, फिर सोशल वेलफेयर स्कीम्स रोल आउट करना, ट्राइबल के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बना देना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, या ट्राइफेड नाम की संस्था जो ट्राइबल आर्ट है उसको और अच्छे तरीके से मार्केट करें, ठीक है, जिससे उनको बेटर रेम्यूनरेशन मिल सके। इस टाइप के इनिशिएटिव्स हैं वो भारत सरकार द्वारा लिए गए, जिसकी वजह से क्या है कि विकास जो है वो आपका हिंटरलैंड रेड कॉरिडोर में अंतर तक पहुंचा है। और उसके बाद हमको देखने को क्या मिला है? उसके बाद हमको ये देखने को मिला है कि जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉग्स थे, जिनका प्रभाव वहां के ग्रामीणों पे, वहां के ट्राइबल्स पे बहुत ज्यादा हुआ करता था, वो रिसीट किया है। और अब उनको ये लगने लगा है कि जो दिल्ली में बैठी सरकार है या रांची में बैठी जो सरकार है वो हमारे बारे में सोचती है। तो क्या रीजंस हैं कि हाल के वर्षों में हमको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला। कुछ रीजंस तो हमने यही कर दिए। इस सरकार ने डेवलपमेंट बढ़ाने की कोशिश की है, गवर्नेंस को बेटर करने की कोशिश की है, ट्राइबल्स के लिए कई सारी वेलफेयर स्कीम्स और इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स आई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट। और साथ ही साथ हाल के वर्षों में हमको ये देखने को मिला है कि गवर्नमेंट हैज शोन नो मर्सी। मतलब सबसे पहले तो सरकार ने कहा है कि भाई आप सरेंडर करिए, लेकिन जब सरेंडर नहीं हो रहा है या जो लोग सरेंडर नहीं कर रहे हैं उनके लिए सरकार ने रिलेंटलेस क्रैकडाउन शुरू किया। हाल के वर्षों में हमको देखने को मिला है कई जो टॉप के कमांडर थे एलडब्ल्यूई के, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के, उनको इंडियन फोर्सेस ने, चाहे वो आपका छत्तीसगढ़ पुलिस हो, चाहे वो आपकी झारखंड पुलिस हो, या जो कोबरा कमांडोज हैं सीआरपीएफ के, उन्होंने कई टॉप लेवल जो कमांडर्स हैं किसके, या इंपॉर्टेंट ऑफिस बेयरर्स हैं कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया माओइस्ट के, उनको न्यूट्रलाइज किया है। तो उसकी वजह से हमको और क्या देखने को मिला है? उसके बाद हमको ये देखने को मिला है कि नए रिक्रूटमेंट्स भी कम, क्योंकि जब आप ऊपर की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप को ही न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, तो पूरी जो मुहिम है, पूरी जो मूवमेंट है, वो पूरी कमजोर होने लगेगी। उसमें जो नए रिक्रूटमेंट्स हैं वो भी नहीं होंगे। तो अब लोग सरेंडर कर रहे हैं, काफी लोगों को मार दिया जा रहा है, टॉप लीडरशिप उड़ी हुई है। तो ये मूवमेंट जो है आज के समय में क्या हो गया है, ये बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। प्लस अब जो ग्रामीण थे, जो ट्राइबल्स थे, जिनको बरगलाना पहले बहुत आसान था, क्योंकि उनके गांव तक ना सड़क पहुंची थी, ना रोड पहुंचा था, ना हॉस्पिटल पहुंचा था। अब क्या है, अब सरकार ये सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया करा रही है, वो अवेल करा रही है उनको। तो अब उनको भी लग रहा है कि जो सरकार है हमारे बारे में सोच रही है, तो वो किसी प्रोपेगेंडा के, किसी आइडियोलॉग के बरगलाने से मतलब बरगलाने में वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सारी कुछ रीजंस हैं कि ऑफ लेट व्हाई वी हैव सीन डिक्लाइन इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। हालांकि जो पुराने सिक्योरिटी ऑपरेशंस में लोग इन्वॉल्व थे, या पुलिस ऑफिसर्स हैं जो आपका दंडाकरान्या, दंतेवाड़ा, सुकमा, इन सारे क्षेत्रों में काम कर चुके हैं, तो उनका ये कहना है कि यहाँ मतलब ठीक है, वो एमवी राव ने जो एक बहुत बड़ा पद होल्ड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने भले लेटर भेजा है, लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को यहाँ से कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का लेटर भेज के सरेंडर करने वाली बात जो है वो पहले भी हो चुकी है। वाईएसआर जब आपके आंध्रा के सीएम थे, तो उनसे भी सेम 2004 में उनके साथ भी यही सेम चीज की गई थी कि वो कहे कि मैं बात करूंगा जो आपके मॉइस्ट मूवमेंट के लीडर्स है, वो कहे कि हम वहां के सीएम से बात करेंगे, हम सरेंडर करने के उसमें हैं। लेकिन ये सब करने में वो एक्चुअल मंशा क्या थी? एक्चुअल मंशा ये थी कि दीज पीपल वर जस्ट बाइंग टाइम, जो माओइस्ट थे, क्योंकि आंध्रा का जो ग्रेहाउंड फोर्सेस हैं वो क्या कर रही थी, बहुत तेजी से न्यूट्रलाइज कर रही थी माओइस्ट को।
तो माओइस्ट ने क्या किया, हम कहा कि हम शांति समझौता करेंगे, हम बात करने को रेडी हैं। लेकिन एक्चुअल में उनकी जो मंशा थी वो ये थी कि हम क्या करते हैं, ये जो समय मिल रहा है इसमें रीग्रुप करते हैं, अपने आप को दोबारा से री-स्ट्रेंथन करते हैं। ठीक है? तो फिर बाद में उसके 5 साल बाद तक हमको क्या देखने को मिलता है, 2004 से 2009 की जो मूवमेंट है वो फिर से स्पाइक कर जाता है। तो जो पुराने एक्सपर्ट्स हैं, जो पुराने आईपीएस ऑफिसर्स हैं या जो कमांडो यूनिट को लीड कर चुके हैं, उनका ये कहना है कि भाई ये लेटर आया तो है, लेकिन सरकार को यहाँ से क्या रहना चाहिए, सरकार को यहाँ से कॉशियस रहना चाहिए। उन्होंने एक तरीके का स्केप्टिसिज्म व्यक्त किया है। मतलब कि ऐसा कैसे है कि वो आर्म्ड स्ट्रगल इतनी इजीली सरेंडर करने के मूड में। दूसरा, उनका ये कहना है कि हो सकता है कि ये लोग मतलब चूंकि बहुत ताबड़तोड़ एक्शन सरकार अभी की है, बहुत लोगों को न्यूट्रलाइज किया गया है, बहुत लोग सरेंडर कर दिए हैं, इनका काडर है वो क्या हो चुका है, वो बहुत कमजोर हो चुका है, बहुत लीन हो चुका है, नए रिक्रूटमेंट्स हो ही नहीं रहे हैं। तो क्या पता ये लेटर एक तरीके से आई वॉश का काम हो, और दीज Maoists, what they are trying to do is that they are buying time so that they can regroup. कि सरकार को बेवकूफ बनाए और उतने समय में हम क्या करें, अपने आप को फिर से स्ट्रेंथन करें, हम असलहे हैं या जो हमारे आर्मामेंट्स हैं, अपना जो काडर है जो बिखरा हुआ है उसको दोबारा से रीस्ट्रेंथन कर लें। तो दिस हैज बीन द कॉशन विच हैज बीन एडवांस्ड बाय सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, जो पुराने रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं। बहरहाल हमें ये तो पता है कि जो ये मूवमेंट है वो वाकई डिक्लाइन पे है। ये एक समय था जब हमको देखने को मिलता था, ये समय आपका सन 2001 से लेके 2010, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए सबसे गोल्डन पीरियड था इंडिया में। यहाँ पे रेड कॉरिडोर जो था वो करीब करीब 100 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट में रन करता था। लेकिन हाल के वर्षों में हमको क्या देखने को मिला है, जो आखिरी 2022 का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उसमें अराउंड 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रिलेटेड जो वायलेंस है वो भी कम हो पाया है। तो ऐसा क्यों हो पाया है? क्योंकि सरकार ने एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी है वो डिप्लॉय की है, जिसमें सिक्योरिटी सिर्फ एक छोटा सा एस्पेक्ट है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, डेवलपमेंट पहुंचाना, गवर्नेंस वैक्यूम है उसको फिल करना, साथ ही साथ जो ट्राइबल्स हैं उनके जो लाइवलीहुड है या उनकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रखी थी पहले, उसको क्योर करना, ये सारी चीजें करके LWE जो सबसे बड़ी चुनौती हुआ करती थी, मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये बोला भी था कि टेररिज्म से ज्यादा, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया के लिए, वो टेररिज्म नहीं है, वो क्या है, वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो हमको क्या करना है, जो ये बिल्टअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने में सक्सेसफुल रही है, यहां से वो और कॉशियसली इसको एडवांस करे। आइडिया इज मतलब एक्सट्रीमिज्म ऑफ एनी फॉर्म इज बैड, कि हमको क्या करना है, सरकार को क्या करना है, सरकार को ये करना है कि इस जो मुहिम चली है, मतलब ये डेवलपमेंट को बढ़ाना, गवर्नेंस को इम्प्रूव करना, ये चलाए रखनी है कि एज एन आइडियोलॉजी LWE जो है वो पूरी तरीके से इंडिया में न्यूट्रलाइज हो जाए। अगला जो हम आर्टिकल करने वाले हैं, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू बिग हेरिटेज पॉलिसी शिफ्ट। बिग हेरिटेज पॉलिसी शिफ्ट, ये टॉपिक जो है वो आपका GS पेपर 1 कल्चर में आएगा। अभी हाल में हमको क्या देखने को मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये अनाउंस किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या अनाउंस किया है कि जो हमारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसको ASI प्रोटेक्ट करती थी, ठीक है, अब उसको कौन प्रोटेक्ट कर पाएगा? ASI तो करेगी। अब प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ट्रांसनेशनल कंपनीज हैं या इंडियन कंपनीज हैं, वो भी क्या कर पाएंगी, वो भी ये जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ताजमहल हो गया, जैसे लाल किला हो गया, अब प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी इसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो एक तरीके से इंडिया एक मेजर हेरिटेज पॉलिसी शिफ्ट देख रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये हेरिटेज पॉलिसी शिफ्ट की है। इसमें क्या हुआ है कि वी हैव ओपन द गेट ऑफ व्हाट, ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज प्रॉपर्टी टू प्राइवेट प्लेयर्स। तो एक तरीके से हम कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज प्रॉपर्टी में भी क्या लेके आ गए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेके आ गए। मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन में हमको क्या देखने को मिलता था, मॉन्यूमेंटल कंजर्वेशन में खाली एक प्लेयर हुआ करता था जिसका काम होता था कंजर्वेशन का, वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि आपकी एक सरकारी इकाई है।
लगभग लगभग इंडिया में 3700 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, और इन सबकी देखरेख की जिम्मेदारी थी वो किसकी हुआ करती थी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हुआ करती थी। लेकिन इस मेजर पॉलिसी शिफ्ट की वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा? अब 3700 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एक बहुत बड़ा नंबर है। खाली एक संस्था इसको ठीक से इफेक्टिवली कर पाए, ये बहुत मुश्किल है। हालांकि एएसआई ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स उसने किए हैं, जैसे आपका कोणार्क हो गया, सन मंदिर हो गया, लाल किला हो गया, कई इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं उसको बहुत इफेक्टिवली कंजर्व किया है। लेकिन 3700 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जो है ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इसमें सिर्फ एएसआई मतलब एक एजेंसी से काम नहीं चलने वाला है। हमको क्या करना चाहिए था? हमको करना चाहिए था कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें रोप इन करना चाहिए था, या और जो एजेंसी है उनको रोप इन करना चाहिए था। लेकिन फाइनली अब हमको क्या देखने को मिल रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, वो आपका अलाउ कर दिया है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है इस हेरिटेज पॉलिसी शिफ्ट का? ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत की जो कंजर्वेशन कैपेसिटी है, भारत की जो कंजर्वेशन कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि हमको ये पता है कि वी लैक कैपेसिटी एज ऑफ नाउ। जो हमारी कंजर्वेशन कैपेसिटी है वो बहुत कम है। खाली एक संस्था है एएसआई, और काम देखिए कितना बड़ा है, 3700 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारी जिम्मेदारी एएसआई की थी। तो हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि बहुत हम इफेक्टिवली, बहुत प्रभावी ढंग से अपने जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं उसको प्रोटेक्ट कर पाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव है पीपीपी मॉडल का, या ये हेरिटेज वाली स्पेस है, हेरिटेज कंजर्वेशन वाली स्पेस है, उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने का पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपनी कंजर्वेशन कैपेसिटी है उसको बढ़ा पाए। दूसरा क्या? दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस है हम उसके साथ अलाइन कर पाए। बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि विदेशों में हमको क्या देखने को मिलता है कि जो ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनका एक अहम योगदान रहता है हेरिटेज जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके कंजर्वेशन। तो इस पॉलिसी शिफ्ट के क्या मायने हैं, क्या एस्पेक्ट्स हैं, ये जानते हैं। मतलब ये तो हमको पता चल गया। न्यूज ये है कि भाई जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं उसकी कंजर्वेशन में पहले सिर्फ एएसआई की मोनोपोली हुआ करती थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मोनोपोली हुआ करती थी। एएसआई किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। तो ये अब नहीं है, अब खाली उनकी मोनोपोली नहीं रहेगी, अब इसमें प्राइवेट सेक्टर है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस पॉलिसी शिफ्ट में क्या क्या कुछ मेजर पॉइंट हैं? सबसे पहले तो एक चीज है एनसीएफ, नेशनल कल्चर फंड। नेशनल कल्चर फंड अब ये बन पहले चुका था, ये 1996 में बन चुका था, और ये अभी की बात करें नेशनल कल्चर फंड तो ये 100 के आसपास मॉन्यूमेंट्स है उसको कंजर्व कर रहा है। तो नेशनल कल्चर फंड में जो भी प्राइवेट प्लेयर होंगे वो इसमें पैसा डालेंगे। मतलब जो भी कंजर्वेशन, जिस किसी मॉन्यूमेंट की कंजर्वेशन करनी होगी प्राइवेट प्लेयर्स को, तो सबसे पहले नेशनल कल्चर फंड में वो पैसा डालना पड़ेगा। मान लीजिए सपोज करिए टाटा है, टाटा चाह रही है कि भाई इलाहाबाद में मान लीजिए कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी है, हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, उसको वो कंजर्व करना चाह रही है, तो वो डायरेक्टली कंजर्व नहीं कर सकती है पैसा लगा के। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको नेशनल कल्चर फंड में पहले पैसा जमा करना पड़ेगा। अब ध्यान रहे नेशनल कल्चर फंड अभी नहीं इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है, ये 1996 में इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, तो वट एवर मनी हैज टू बी पुट फॉर द कंजर्वेशन बाय द प्राइवेट पार्टी हैज टू बी नेसेसरली rooted through National Culture Fund, which was institutionalized in 1996. एनसीएफ के अलावा दूसरी जो चीज है वो क्या है? एम्पैनल्ड कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स। एम्पैनल्ड कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी आर्किटेक्ट को बुला के ये जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या कर रही है? एक लिस्ट बना रही है, मतलब एक लिस्ट है और उसमें कुछ एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट्स होंगे। आर्किटेक्ट्स कौन से होंगे? कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स। खाली उन आर्किटेक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, खाली उनकी सर्विसेज दी जा सकती है। जैसे टाटा ने मन बनाया, जैसे अभी हमने बात की, टाटा ने मन बनाया कि भाई इलाहाबाद में कोई हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, आपको उसको कंजर्व करना है,
तो सबसे पहले जो पैसा है वो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली मॉन्यूमेंट पे लगा देगी, उसको क्या करना पड़ेगा, नेशनल कल्चर फंड है उसमें ये पैसा डालना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरा, कंजर्वेशन में कंजर्वेशन आर्किटेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऐसा नहीं कि किसी भी आर्किटेक्ट को उठा के टाटा जो है वो ले आएगी, उसको क्या करना पड़ेगा, जो एक एम्पैनल्ड लिस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, उसमें जो एम्पैनल्ड एम्पैनल्ड मतलब आए हुए मेंशन्ड आर्किटेक्ट्स हैं, खाली उनका सर्विसेज है वो ली जा सकती है, उनकी सर्विसेज ली जाती सकती है। इसके अलावा तीसरा है पायलट लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट। पायलट लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स, इंडिया में हमने अभी बात की थी कि लगभग लगभग 4,500 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन सारे मॉन्यूमेंट्स इसमें नहीं आएंगे, सारे मॉन्यूमेंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि एक नई पॉलिसी शिफ्ट हमको देखने को मिल रही है, तो इसका पायलट पहले चला जाएगा, तो एक पायलट लिस्ट निकाली जाएगी और इसमें सिर्फ 250 पहले चरण में, पहले फेज में सिर्फ 250 मॉन्यूमेंट्स हैं उनको लिस्ट किया जाएगा, 250 मॉन्यूमेंट्स को लिस्ट किया जाएगा, और प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, पीपीपी मॉडल जो चलेगा वो सिर्फ इन 250 मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें चलेगा। फिर क्या है, धीरे धीरे जब ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते जाएंगे, ये 250 नंबर जो है वो आपका सैचुरेट हो जाएगा, सबको कौन है, कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर का पैटर्न मिल जाएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या करेगी, जो सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट या जो भी सबसीक्वेंट लिस्ट है उसको निकालना शुरू करेगी। फिर क्या है, आखिरी चीज है कि ठीक है, पीपीपी मॉडल ला तो दिया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑल दिस वुड हैपन अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ एएसआई, मतलब अभी भी जो सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क है वो एएसआई का ही रहेगा, एएसआई सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क वुड रिमेन, ठीक है, जो अल्टीमेट से है मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को लाया जा रहा है, ठीक है, दे वुड बी यूजिंग देयर फंड, दे वुड बी यूजिंग देयर एक्सपर्टीज, लेकिन अल्टीमेट जो सुपरविजन है वो अभी भी किसकी रहेगी, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रहेगी, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रहेगी। तो इस पॉलिसी शिफ्ट का मेजरली ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आपको पता चल गया कि हमको ये पता है एएसआई ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरबर्डन थी, क्योंकि हमको पता है इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत ज्यादा विविधता है, हम सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स बहुत ज्यादा है, और सिर्फ एक ही एजेंसी इनको कंजर्व कर रही थी। तो पीपीपी मॉडल के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, जो प्राइवेट एक्सपर्टीज है, प्राइवेट फंड्स हैं, वो लेके आ रहे हैं। तो एएसआई ऑलरेडी ओवरबर्डन थी। दूसरा क्या है, एएसआई को 3Fs की कमी थी। 3Fs क्या, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। तो मतलब इसके पास उतने लोग भी नहीं थे काम करने वाले, चाहे आर्किटेक्ट्स हो, इंजीनियर्स हो, और ना ही इसके पास उतना फंड्स था। ठीक है, जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वो क्या लाएगा, वो ढेर सारा फंड लाएगा, ज्यादा एक्सपर्टीज लाएगी। इससे होगा क्या कि जो हमारी कैपेसिटी है, ठीक है, वो बिल्ड होगी। कौन सी कैपेसिटी, कंजर्वेशन कैपेसिटी है, जो अभी तक हम लैक कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ एक इकाई है एएसआई, वो आपका कंजर्वेशन में लगी रहती थी। दूसरा क्या है, हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करना शुरू कर देंगे। ग्लोबल स्टैंडर्ड से क्या मतलब है, अब इसमें हमने ये पढ़ा कि जैसे एम्पैनल्ड कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट जो ग्लोबल टैलेंट है, जो कई मतलब ऐसे आर्किटेक्ट्स होंगे जो लीनिंग टावर ऑफ पीजा को कंजर्व कर रहे हो, या एफिल टावर को वो कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो, तो हम ऐसे टैलेंट को भी इंडिया में लाके इसमें एम्पैनल करा सकते हैं। ठीक है, और पैसा कहाँ से आ जाएगा, बेस्ट टैलेंट लाया, मतलब फंक्शनरीज हम बेटर करने हैं अपने, और फंड्स हैं वो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, रिलायंस ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, गोदरेज ग्रुप है, उनसे हम फंड्स ले रहे हैं। तो इससे हमारी कैपेसिटी भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को धीरे धीरे मीट करने लगेंगे। इससे ये भी होगा कि जो पब्लिक अवेयरनेस है, पब्लिक एंगेजमेंट है, वो भी बढ़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब प्राइवेट स्पेस मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन में आ जाएंगी, तो जो ब्रांड विजिबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो हम इससे कर क्या रहे हैं, जो बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस है उनको भी पूरा ध्यान में रख रहे हैं, साथ ही साथ जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसको भी मीट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारी इंडिजिनस कंजर्वेशन कैपेसिटी है, हम उसको भी बढ़ा रहे हैं। नाउ लेट अस टेक वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वामपंथी उग्रवाद क्या है? हाल के दशक में भारत में वामपंथी उग्रवाद में उल्लेखनीय गिरावट क्यों देखी गई है? What is left-wing extremism? Why India has seen a significant decline in LWE in recent decades?